नमस्कार। हम आज चर्चा करेंगे उच्च शिक्षा, ब्रेन ड्रेन के मुद्दे पर। एक कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। हमने अपने यहाँ भारत में उच्च शिक्षा को लेकर ऐसा एक जाल सा बिछा दिया है, जिसमें ज़्यादातर उच्च शिक्षा जो है वो निजी क्षेत्र में चली गई है। और उसमें स्थिति ये है कि वहाँ पे ज़्यादातर जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपने यहाँ क्या पढ़ा रही हैं, क्या ज्ञान दे रही हैं बच्चों को, कि बच्चे जो हैं नौकरी योग्य नहीं निकल पा रहे हैं। ये बहुत ही समस्या का विषय है। इसलिए समस्या का विषय है कि वही कॉलेज, वही यूनिवर्सिटी, निजी क्षेत्र के जितने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, वो सारी मोटी फीस ले रहे हैं। उसके अलावा बच्चे जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए कोचिंग ले रहे हैं। कोचिंग में अच्छी खासी फीस दे रहे हैं। और इनके स्थिति ये है कि यहाँ पे मोटी फीस दे करके भी स्कूल कॉलेजेस में, विश्वविद्यालय में और आपके कोचिंग में भी मोटी फीस देने के बावजूद वो शिक्षा नहीं पा रहे हैं, जो कि उनको आगे बढ़ा सके, उनको रोजगार दे सके, उनको सम्मानजनक स्थिति में जीवन यापन करने का अवसर दे सके। ये स्थिति होने के कारण आज स्थिति ये है कि भारत सरकार का उच्च शिक्षा पर इतना अधिक बजट होने के बावजूद आज सामने जो स्थिति आ रही है वो ये है कि देश में 42% जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो कि ग्रेजुएट होके निकल रहे हैं, वो नौकरी योग्य नहीं हैं। इस बारे में जितने यहाँ के बड़े-बड़े जो आपके इन्फोसिस जैसे हैं, आपके माइक्रोसॉफ्ट जैसे हैं, इनके जो सीईओ हैं, इनके जो मालिकान हैं, वो ये चिंता व्यक्त करते हैं कि भारत से बच्चे तो खूब निकल रहे हैं, ग्रेजुएट खूब हो रहे हैं, पर उनमें से नौकरी पाने योग्य बहुत कम हो रहे हैं। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है? ये एक सोचने का विषय, विचार का विषय है और चिंता का विषय भी है। क्योंकि भारत सरकार जब इतना पैसा खर्च कर रही है, नई-नई यूनिवर्सिटी खोल रही है, नए-नए कॉलेजेस खोल रही है, तो आखिर उसमें शिक्षा का स्तर क्यों नहीं सुधर रहा है? क्या ये केवल व्यवसाय के लिए खोले जा रहे हैं, जो कि वास्तविकता है? क्योंकि आज देखिए यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, वो अपने यहाँ बच्चों के एडमिशन के लिए बड़े-बड़े विज्ञापन दे रहे हैं, प्रचार-प्रसार में पैसा खर्च कर रहे हैं, उनका अच्छा खासा बजट इस पे खर्च हो रहा है। और वहीं कोचिंग वाले जो हैं, कोचिंग सेंटर्स जितने हैं, उनकी भी स्थिति यही है। बड़ा-बड़ा प्रचार करते हैं। एक आईआईटी में मेडिकल कॉम्पिटिशन में अगर कोई सेलेक्ट उनका बच्चे करीब 3000 में से या 4000 में से या 25,000 भी ऐसे-ऐसे कोचिंग सेंटर इनके 25-30,000 तक बच्चे पढ़ रहे हैं। उनके यहाँ से अगर 100-200 बच्चे निकल गए तो उसका इतना प्रचार करते हैं ताकि लोग बाग उससे आकर्षित होकर उनके यहाँ आएँ, दाखिला लें और पढ़ाई करें, उनकी मोटी कमाई करें। ये एक ज़रिया बन गया है। इस ज़रिए की वजह से ही आज स्थिति है कि हमारे यहाँ देश में 42% बच्चे जो हैं वो नौकरी पेशा नहीं हो पा रहे हैं। अच्छी शिक्षा मिलने के बावजूद हम लोग अ, आश्चर्यजनक स्थिति ये है कि हम लोग एक भारत जो है वो टैलेंट हब कहलाने लगा है। टैलेंट यहाँ खूब है। टैलेंट किसमें है? जो सरकारी जो आईआईटीज़ हैं, आईआईएम्स हैं, एम्स जैसे मेडिकल कॉलेजेस, शिक्षा संस्थान हैं, उनमें उनमें आप उच्च स्तरीय कॉम्पिटिशन के द्वारा आप एक मेधावी छात्रों को लेते हैं। उन पे मोटा पैसा खर्च करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक केवल आईआईटी जितने यहाँ भारत के टॉप 5 आईआईटी हैं, उन पर ही भारत सरकार का 20% कुल बजट जो उच्च शिक्षा का, उसका 20% तो खर्च हो रहा है। और ये आईआईटी जो है, जो अपने यहाँ एक-एक बच्चे को तैयार करने में, जो उनका पूरे कोर्स का ड्यूरेशन 4 साल, 5 साल का होता है, उसमें तैयार करने में प्रति छात्र जो है वो 7 लाख के से प्लस जो है
लाख रुपए का प्रतिवर्ष खर्च कर रहे हैं। उसके बावजूद जो वहाँ से मेधावी छात्र निकलते हैं, वो भी भारत में नहीं रुकते हैं। भारत में इसलिए नहीं रुकते हैं कि उनको यहाँ पे उस हिसाब उनके उम्मीद के मुताबिक पैसा नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती है, अच्छे अवसर नहीं मिलते हैं। सरकारी जो बड़े-बड़े जो रोज़गार देने वाले संस्थान हैं, आपकी इसरो है, भाभा है और भी बड़े संस्थान जो हैं, उनमें उतना उनको सैलरी, उनको वेतन नहीं मिलता है, तो वो लिहाज़ा क्या करते हैं कि वो जाते हैं विदेशों को रुख करते हैं। हम ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं, बड़ा रोना रोते हैं ब्रेन ड्रेन को लेकर के, पर प्रतिभा पलायन की स्थिति ये है कि आईआईटी के अगर 100 बच्चे पास होके निकलते तो उसमें करीब 60 से ऊपर बच्चे जो है विदेश जा रहे हैं। किसके लिए? रहने के लिए, बसने के लिए, नौकरी करने के लिए। तो ये स्थिति पैदा हो रही है, जबकि हमारी सरकार उन अच्छे मेधावी छात्रों को पढ़ा-लिखा कर, गुणवान बनाकर, सक्षम बनाकर अपने यहाँ उनका उपयोग करने की स्थिति बनाती है, पर वो यहाँ नहीं आते। वो यहाँ ठहरते नहीं हैं। वो यहाँ से पढ़ कर के और विदेश जाते हैं, वहाँ नाम रोशन करते हैं, वहाँ अच्छी उच्च शिक्षा भी पाते हैं, साथ-साथ अच्छी नौकरी करते हैं और नौकरी में उच्च पदों तक जाते हैं। वहाँ उनके रहने के का स्तर, नौकरी करने के स्तर वो बड़ा अच्छा मानते हैं, इसलिए वो विदेश जा रहे हैं। विदेश जाने की स्थिति उनकी ये है ऐसे मेधावी छात्रों की कि वो बाहर विदेश जाने की स्थिति में उनके जो पूर्व छात्र उस आईआईटी संस्थानों के होते हैं, वो उनकी मदद करते हैं विदेश जाने के लिए, विदेश में नौकरी दिलाने के लिए। तो एक उनका नेटवर्क तैयार हो गया है। उस नेटवर्क के ज़रिए वो विदेश जा रहे हैं और ये स्थिति तब है जबकि अमेरिका जैसा देश, जहाँ के लिए भारत के मेधावी छात्र एक सपना देखते हैं अमेरिका जाकर के बसने का और वहाँ नौकरी करने का। वो दिन-प्रतिदिन जो है कड़ाई करता जा रहा है, विदेशी छात्रों को दूर रखने के लिए। जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहाँ बने हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, तब से उन्होंने H-1B वीज़ा जो है उसके इतना ऊँचा शुल्क उसके लगा दिए हैं कि जिसको कि पाने के लिए अच्छे खासे लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही है। फिर भी आप देखिए उसके बावजूद भारतीय छात्र, आईआईटी से पास छात्र जो हैं वो अमेरिका ही जाना पसंद कर रहे हैं। अमेरिका में उनको जगह नहीं मिलती तो फिर वो जापान जाने की कोशिश करते हैं, कनाडा जाने की कोशिश करते हैं, ब्रिटेन जाने की कोशिश करते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाने की कोशिश करते हैं, चीन तक चले जाते हैं और रूस जा रहे हैं। मतलब उनको एक वहाँ पे आकर्षण दिखाई पड़ रहा है, वो यहाँ नहीं रुकना चाहते हैं। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है? अगर हम लोग ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं, तो भारत में ये समस्या आज से नहीं सदियों पुरानी है, दशकों पुरानी है। यहाँ पे स्थिति ये है कि ब्रेन ड्रेन के का जो समस्या उस पे चिंता जो है 60 के दशक से लीजिए, 70 के दशक में लीजिए तब भी की जा रही थी। तो हम लोग आज तक उसको सुधार नहीं पाए। वजह उसकी क्या है कि सरकार जो है रोना रोती है, एक जो जहाँ के राजपुरुष हैं वो रोना तो रोते हैं कि प्रतिभा पलायन हो रहा है भारत से, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पर वो एक ठोस कदम नहीं उठाते उस प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए। उसको रोकने की अगर उनको ये इसका सबक लेना है प्रतिभा पलायन रोकने का तो उनको चीन और सिंगापुर से लेना पड़ेगा। चीन में स्थिति ये है कि वहाँ पे जो वहाँ के मेधावी छात्र चीन से पढ़ के तैयार होते हैं, उनके लिए वहाँ 200 से अधिक कार्यक्रम चल रहे हैं उनको अपने देश में ही बनाए रखने के लिए। इसी प्रकार सिंगापुर में भी स्थिति यही है। सिंगापुर ने क्या किया है कि वहाँ पे जो सरकारी पैसे से जो पढ़ने वाले छात्र हैं, सरकारी मदद से पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको उसने 3 से 6 वर्ष के अनुबंध पे उनसे करा लिया है कि आप जो है पढ़ लिख कर जब बाहर निकलिए कॉलेज से, विश्वविद्यालय से, तो आपको सिंगापुर की ही किसी कंपनी में नौकरी करनी पड़ेगी 5 से 6 वर्ष तक। अगर आप नहीं करते हैं, आप विदेश चले जाते हैं, पैसे के लालच में, वहाँ स्थायित्व रहने की लालच में, तो आपको जितना आप पे सरकार ने पढ़ाई पे खर्च किया है, उसका 3 से
6 गुना तक ज़्यादा वसूली आप करके पहले पैसा जमा कराइए और फिर आप विदेश चले आइए। इन 2 देशों में उनकी अपनी नीतियों की वजह से स्थिति ये बनी है कि वहाँ पे प्रतिभा पलायन पे बहुत कुछ जो है नियंत्रण पाया जा सका है। क्या भारत में ऐसा नहीं हो सकता? बातें खूब होती हैं, उदाहरण खूब दिए जाते हैं, पर भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? भारत में ऐसा करने के लिए सरकार या राजतंत्र जो है क्यों गंभीर नहीं होता है? केवल रोना-रोने से काम नहीं चलता है। यहाँ आपको उस प्रकार से बुनियादी ढाँचा तैयार करना पड़ेगा, उस बुनियादी ढाँचे में इतना आकर्षण हो, जिसकी वजह से मेधावी छात्र जो हो, जो कि आईआईटी से पास होने वाले छात्र हैं, एम्स से निकलने वाले डॉक्टर्स हैं, युवा डॉक्टर्स हैं, उनको विदेश जाकर बसने का, वहाँ नौकरी करने का उनको विचार तक उनके अंदर पैदा ना हो, अगर उनको यहाँ इतना आकर्षक उनको प्रशासन, शासन प्रशासन, सरकार मुहैया कराए। व्यावसायिकता शिक्षा की अगर आप बना के रखोगे, तो ये बिल्कुल भूल जाइए कि आप जो है मेधावी छात्रों को आप अपने देश में रोक सकते हैं। आज स्थिति ये है कि उच्च शिक्षा से जो बच्चे निकलते हैं, मेधावी छात्र तो अलग निकल गए, वो तो विदेश चले गए या यहाँ भी आए तो अच्छे की नौकरी में निकल गए, या आजकल एक स्थिति एक और जो कई सालों से ये ट्रेंड चल रहा है कि इंजीनियर पास बच्चे आईआईएम से, आईआईटी से जो है, वहाँ से पास जो बिज़नेस मेधावी छात्र होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो अपनी मान प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा, स्टेटस सिंबल को बनाए रखने के लिए वो आजकल लोक सेवा जो सिविल सर्विसेज कहलाती है उसमें जा रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मान प्रतिष्ठा भी चाहिए, क्योंकि उतना पढ़े लिखे वो अपने को उतना अधिक मतलब होनहार, शिक्षित मानते हैं कि उनको चाहिए समाज की प्रतिष्ठा, समाज की पहचान। तो इसलिए वो वहाँ जा रहे हैं। वो अपने जिस क्षेत्र में उन्होंने इंजीनियरिंग करी है, डॉक्टर बने हैं, वो अपने क्षेत्र में काम न करके वो सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, पीसीएस बन रहे हैं। ये भी एक बहुत चिंता का विषय है। इस पे भी विचार करना चाहिए कि जब सरकार जो है एक अच्छा इंजीनियर बनाने के लिए एक आईआईटी जैसे टॉप जो में 5 संस्थान है इंजीनियर बनाने वाले, एम्स जैसे जो अच्छे टॉप संस्थान है डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर तैयार करने के लिए, तो आज वहाँ से पास हो करके, वहाँ से पढ़ लिख करके बाहर निकलने वाले डॉक्टर, इंजीनियर जो हैं, वो अपने-अपने प्रोफ़ेशन को क्यों नहीं आगे बढ़ाते, उसमें क्यों नहीं उसी में ही राह निकालते, उसी में ही एक नौकरी की एक तलाश करते, उसी में बन के, ताकि वो एक उससे एक विशेष का विषय में विशेषज्ञ बन के निकले हैं। तो वो अपनी विशेषज्ञता को अपने ही क्षेत्र में दिखाने का अवसर दिखाएँ, इससे लाभ देशवासियों को होगा, सरकार को भी होगा। ये इस तरह अगर नहीं होता है, तो स्थिति प्रतिभा पलायन की तो होती ही है। ये भी स्थिति साथ-साथ होती है कि आज वो डॉक्टर, इंजीनियर जो है अपने क्षेत्र में काम नहीं करना चाहते हैं। इसरो एक संस्थान है जो कि अंतरिक्ष अध्ययन का विशेष जो संस्थान है भारत का, इसको काफ़ी नाम उसका है। अभी कुछ वर्षों में उसने सैटेलाइट, रॉकेट्स लॉन्चिंग का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वहाँ के प्रमुख एक जगह अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि हमारे यहाँ अगर किसी इंजीनियर जो पास होने वाले आते हैं, आईआईटी से जो आते हैं, उनको हम लोग जो है शुरुआती जो उनका वेतन होता है, वो होता है करीब 50 से 60 हज़ार रुपए प्रति माह का। वो जो मेधावी छात्र होते हैं, जो कि आईआईटी से निकले हुए जो इंजीनियर होते हैं, वो उसको पसंद नहीं, को उसको कम मानते हैं। इसलिए उस पैसे को कम मानते हुए भी वो विदेश जा रहे हैं या फिर सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, मान प्रतिष्ठा, सामाजिक स्टेटस सिंबल अपने को पाने के लिए, स्टेटस सिंबल हासिल करने के लिए। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है। इसको जो है ध्यान सरकार को देना चाहिए और ध्यान यही ना दे कि वो प्रतिभा पलायन को ही रोकने में सारा अपनी ऊर्जा लगा दे। उसको ये भी देखना है कि उच्च शिक्षा के जो संस्थान हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनमें
पढ़ाई किस स्तर पर हो रही है, पढ़ाई हो भी रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसे अक्सर आजकल किस्से सुनाई पड़ते हैं, ऐसे अक्सर समाचार दिखाई सुनाई पड़ते हैं कि बिल्डिंग के नाम पर कॉलेज में कुछ है ही नहीं। यूनिवर्सिटी के नाम पर यूनिवर्सिटी के लिए मान्यता प्राप्त कर ली, सब कुछ ले लिया उन्होंने, पर यूनिवर्सिटी के नाम से वो बिल्डिंग, वो बुनियादी ढांचागत सुविधाएं वो उनके पास है ही नहीं। उनके पास फैकल्टी पूरी नहीं है, टीचर्स पूरे नहीं हैं। इसका एक बड़ा ज्वलंत उदाहरण, एक बड़ा रोचक उदाहरण आपको दें, यहाँ जयपुर में एक गर्ल्स कॉलेज है, वहां पर छात्राएं पढ़ रही हैं, हर विषय में छात्राएं हैं, अच्छी खासी संख्या छात्राओं की है, करीब 100 से अधिक छात्राएं जो हैं वो इतिहास में विषय को में बीए कर रही हैं। इसी प्रकार से अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, सब में छात्राएं अच्छी खासी हैं, पर वहाँ टीचर नहीं है। टीचर नहीं है तो उस वजह से क्या हो रहा है कि वो छात्राएं जो हैं बिना टीचर के ही पढ़ रही हैं, अपना स्वयं पाठी बनी हुई है, और उससे जितना कुछ उनको मिल जा रहा है ज्ञान, उससे वो इम्तिहान देती, इम्तिहान देने के बाद पढ़ लिख कर किसी प्रकार से वो बीए की डिग्री हासिल कर रही हैं। ये मजाक हो रहा है शिक्षा के साथ, उच्च शिक्षा के साथ। इस मजाक को रोकने की स्थिति सरकार नहीं बना रही है, ये वास्तविकता है। क्यों? कि उसी का उदाहरण पर वापस लौटते हैं, वो कॉलेज की इतिहास विषय में जो लेक्चरर हैं, वो एक बड़े आला अधिकारी की कोई मतलब पत्नी मानी जाती है, सुनाई पड़ा है कि वो पत्नी है, जो अपने प्रभाव से उदयपुर कॉलेज से तो उनकी नियुक्ति दर्शाई गई है, दूदू के कॉलेज से उनकी वेतन उठता है, और यहाँ आपके विद्याधर नगर में उनकी पोस्टिंग है, पढ़ाने की जिम्मेवारी उनको दी गई है। पर वो यहाँ भी नहीं रहती, वो रहती कहाँ पे हैं? वो निर्वाचन आयोग में कार्यरत है। ये मामला हाल का नहीं है, वो वहाँ 2.5 वर्ष से कार्यरत हैं। शिक्षा का मजाक ये हो रहा है। आज ये मजाक अगर हो रहा है तो इससे हम क्या उम्मीद करें कि एक अच्छे छात्र निकलेंगे, गुणवान छात्र निकलेंगे, जो कि देश और अपने समाज का, राज्य का नाम रोशन करेंगे, और पढ़ लिख करके एक भारत के लिए एक संपत्ति बनेंगे, एसेट बनेंगे। वो तो स्वयं पाठी बने हुए हैं, और स्वयं पाठी बनने के साथ साथ जो है, जो उनको जितना अधकचरा ज्ञान मिल रहा है उसी हिसाब से पढ़ लिख करके वो डिग्री हासिल कर ले रहे हैं। डिग्री हासिल करने के बाद फिर वो उम्मीद कर रहे हैं कि हमको एक अच्छी नौकरी मिल जाए। जब नौकरी के इंटरव्यू में जाते हैं, जो उनकी स्तर होता है ज्ञान का, वो इतना कम होता है कि उनको अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है, नई नौकरी नहीं मिल पाती, फिर उनको फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है। जब फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है तो फिर वो या तो अपने ऊपर कुछ नुकसान करते हैं, और नहीं नुकसान करते हैं तो फिर समाज को नुकसान पहुंचाते, समाज को नुकसान नहीं पहुंचाते, घर वाले उनके परेशान होते हैं। उन सब की कुंठा यही है कि इतना पढ़ लिख करके, इतना मोटी फीस दे करके हमने जो पढ़ाई पूरी करी है, उस मोटी फीस का हम मतलब ऋण जो चढ़ा हुआ है हमारे ऊपर, उसको चुकाने की स्थिति भी नहीं मिल पा रही है, ऐसी नौकरी भी नहीं मिल पा रही जिससे हम उसका अपने उस जो पढ़ाई के दौरान जो जितना धन खर्च किया है, उससे ही कम से कम ऋण हो सकें। तो ये जो स्थिति बन रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही शर्मनाक है, जिसको कि हमारे सरकारों को, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे राज्यों की हो, इनको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। इनको रोना रोने से ही काम नहीं चलेगा कि है अच्छे छात्र जो हैं बाहर निकल जा रहे हैं, भारतीय युवा जो है बाकी, और जो सामान्य ज्ञान वाले जो युवा है, उनको नौकरी नहीं मिल पा, वो नौकरी योग्य नहीं बन पा रहे हैं। ये रोना ही से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक चीज आप भी जानते, सब कोई जानते होंगे कि भारत जो है युवाओं का देश कहलाता है, और जब युवाओं का देश कहलाने वाला भारत जो है, उसको युवा ही अगर जो है अधकचरा ज्ञान लेकर के बाहर निकलेंगे, तो वो अपने खुद के लिए, घर के लिए, समाज के लिए या देश के लिए
क्या निधि बनेंगे, क्या योगदान देंगे, क्या रचनात्मकता प्रस्तुत कर पाएँगे, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ऐसे में हम लोगों को जो बुद्धिजीवी वर्ग है, सरकार हैं, जो नीति नियंत्रण नीति निर्माता कहलाती हैं, राजनेता, इन सबको ध्यान देना पड़ेगा और हमको भले ही चाहे अगर चीन, सिंगापुर से ही हमको उनको उदाहरण लेके अपना लागू करना पड़े, पर करना पड़ेगा और हमको इसके लिए कड़ाई से ही पालन करने की इनको इनकी उन व्यवस्थाओं की पालना करनी पड़ेगी, ताकि हमारे यहाँ छात्र जो हैं गुणवान, ज्ञानवान निकलें, नौकरी पाने योग्य निकलें। इससे हम लोग की रोज़गार की जो समस्या आज जो पैदा बहुत गंभीर हो रही है, वो रोज़गार की समस्या इसी से ही दूर हो पाएगी, रोने, गाने, चिल्लाने से नहीं हो पाएगी। आपने एक युवा को जो है, उसकी आपने जड़ खोखली कर रखी है, अधकचरा ज्ञान उसको दे कर के और उसके बाद फिर जब वो कुछ करने लायक नहीं रहता, तो बेरोज़गारी के लिए मारा-मारा भटकता रहता है और फिर हम लोग यहाँ पे मीडिया वाले, बाकी और जो संवेदनशील जो समाज का तबका है, वो चिंता व्यक्त करता है कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। पर आप में तो बेरोज़गार पैदा ही कर रहे हो। आपके अंदर उसके अंदर उतनी क्षमता ही नहीं पैदा हो पाई है, उतना ज्ञान ही उसको नहीं मिला है, जिसकी वजह से वो रोज़गार पाने लायक बने। तो आप जब ऐसी स्थिति आपने आधार ही उसका खोखला करते चले जा रहे हैं, तो वो युवा जो है वो नौकरी पा कर के खुशहाल परिवार, खुशहाल समाज, खुशहाल देश कैसे बना पाएगा? और जो सीमित जो मेधावी छात्रों का तबका जो है, उसका हाल बता ही दिया है कि वो बाहर विदेशों में जा रहा है। अब आप देखिए मेधावी छात्रों की भी स्थिति देखिए आप क्या है। विदेश में बहुत कम उनको एक अच्छी सम्मानजनक स्थिति मिलती है, सम्मानजनक नागरिक बन के रह पाते हैं वो लोग। अमेरिका में ही देख लीजिए, जर्मन में देख लीजिए, ब्रिटेन में देख लीजिए, इवन कनाडा में देख लीजिए आप। सब जगह भारतीयों के साथ जो है हेट क्राइम बढ़ रहे हैं। वहाँ का जो स्थानीय बाशिंदा, स्थानीय युवा जो है उस देश के हैं, वो एक भारतवासियों को एक घृणा की दृष्टि से देखते हैं। वो ये देख रहे हैं कि इनके वजह से आने से हमारी नौकरियाँ छिनी हैं, हमारी नौकरी के अवसर खत्म हो रहे हैं। तो वो इनको उस हेठ से देख कर के इन पर आक्रमण करते हैं, इनको प्रताड़ित करते हैं, इनको मजबूर करते हैं कि ये देश छोड़ के जाएँ। पर भारतीयों के अंदर देखिए कि क्योंकि उनको विदेश में बसने का लालच है, अमेरिका में बसने का लालच है, ब्रिटेन बसने का लालच है, तो ये सब कुछ वहाँ बर्दाश्त करने को तैयार हैं, पर भारत नहीं आएँगे। क्योंकि उनको भारत में अच्छी नौकरी का अवसर नहीं मिल रहे हैं। उनको भारत में वो जो रहने की जो उनकी एक आराम तलब जो ज़िंदगी हो सकती है बिना चिंता की, वो यहाँ नहीं मिल पा रही है। इस वजह से वहाँ बैठ के उस स्तर पर उस देश की घृणा स्वीकार करना मंजूर उनको है, पर भारत लौटना अपने अपने देश लौटना उनको मंजूर नहीं है। ये भी एक बहुत ही सोचनीय विषय है कि आखिर वहाँ पे ऐसी हेट क्राइम बढ़ रहे हैं भारतीयों के खिलाफ। उसके बावजूद क्यों क्यों नहीं वो वहाँ से हटना चाह रहे हैं? क्यों नहीं वापस अपने देश, अपनी माटी की तरफ लौटते हैं और यहाँ अपनी माटी का कर्ज चुकाने के लिए यहीं कुछ करें, अपने ज्ञान को यहीं बाँटें, ताकि उनके ज्ञान बाँटने से हो सकता है कि भारत का ही भला हो, भारत के लोगों को भला हो, उनके अपनों को भला हो। पर नहीं, स्थिति वही जस की तस बनी हुई है कि आकर्षण मेधावी छात्रों का विदेश है, विदेश में वो भी विकसित देश हैं, जहाँ वो सुकून की ज़िंदगी बिताना चाहते हैं और उनके विदेश में रहने से एक बड़ी विचित्र मानसिकता भारतीयों की एक ये भी है कि किसी घर का बेटा अगर विदेश में काम कर रहा है, रह रहा है, तो उनके जो भारत में रह रहे नाते रिश्तेदार जो हैं, जो उनके घर परिवार परिजन हैं, वो उसको बड़ा एक सम्मान से देखते हैं। एक बहुत बड़ा उपलब्धि में देखते हैं कि हमारा बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, विदेश में रह रहा है। ये मानसिकता भी काम करती है अच्छे छात्रों को विदेश में जाने की।
हमको उस मानसिकता को भी पर भी काबू पाना है। ऐसे परिवारों को समझाना पड़ेगा कि अपना देश अपना ही होता है, अपनी माटी अपनी ही होती है। तुमने अपनी माटी में ज्ञान तो ले लिया, ज्ञान विश्व स्तरीय ले लिया, इसीलिए टैलेंट हब मतलब भारत को माना जाने लगा है। पर उस ज्ञान का उपयोग जो है, सदुपयोग जो है, बजाय अपने देश में करने का विदेश में कर रहे, विदेश को में अपने ज्ञान को तुम विस्तारित कर रहे हैं। वहाँ के कंपनियों को, वहाँ के स्थानीय जो वहाँ की जो उस देश की राजस्व जो है, उस देश की राजस्व है, उस देश की जो एक विकास है, उसमें आप योगदान दे रहे हैं। उस देश को उस योगदान से बढ़ा रहे हैं। उस देश की स्थिति मजबूत कर रहे हैं, सुदृढ़ कर रहे हैं। क्या वो चीज़ हम अपने भारत में नहीं कर सकते? अपने ही लोग कर सकते हैं, पर उसके लिए माहौल बनाना पड़ेगा। हम लोगों को शुरुआत से देखना पड़ेगा। भारत देश की जो भारत की सरकार है, केंद्र की सरकारों की जो राजपुरुष हैं, जो राजपाट कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि हमको केवल प्रतिभा पलायन ही हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या ये है कि उच्च शिक्षा का स्तर हम कैसे सुधारें? भारतीयों के भारतीय परिवारों की मानसिकता को कैसे अपने देश के प्रति प्रेम भाव जगाने की स्थिति बनाएँ? और अपने जो मेधावी छात्र हैं, वो अपने देश में रुकें, यहीं काम करें, अपने जो ज्ञान है, अपनी जो हुनर है, उसका अपने देशवासियों को ही साझा करें, उसको लेकर के, ताकि हमारा देश आगे बढ़े, विकसित हो और हम उस स्तर पे पहुँच जाएँ, जहाँ पर कि आज अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जापान जैसे देश हैं, चीन है, जो कि आज ऐसी स्थिति में पहुँच गया कि दुनिया भर के जो देश हैं, तमाम देश जो विकासशील देश हैं, वहाँ के युवा वहाँ जाने के लिए एक सपना सजोए बैठे रहते हैं, उसमें भारत भी शामिल है। तो हमको जो है अगर उस स्तर पहुँचेंगे तो कोई आश्चर्य नहीं कि आज नहीं कल हम भी अमेरिका की स्थिति में आएँगे। हम भारत एक अलग ही एक स्थिति, एक देश बन जाएगा, जहाँ पर कि प्रतिभा पलायन अन्य देशों से होगा, न कि भारत से होगा। ये एक बहुत बड़ा मतलब कारण है, जो कि हम लोग को आगे इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इस पर सोचना पड़ेगा और बिना एक व्यावसायिक सोच के सरकारों को ये काम करने पड़ेंगे, ये निर्णय लेने पड़ेंगे और शिक्षा क्षेत्र में जो बढ़ती व्यावसायिकता जो है, जो कॉमर्शलाइजेशन है इसका, शिक्षा का जो हो रहा है, उसको जितनी जल्दी हो उस पर नियंत्रण पाना पड़ेगा और शिक्षा को सबके लिए, सबकी पहुंच वाली बनाना पड़ेगा। उच्च शिक्षा की जो स्थिति है, आप देखिए कि आज फीस कितनी ज़्यादा कॉलेजेस की हो गई है, यूनिवर्सिटीज़ की हो गई है, जो कि बहुत से भारतीयों की पहुँच से बाहर है। बहुत से भारतीय परिवार अपने बच्चों को नहीं उच्च शिक्षा दिला सकते, क्योंकि वहाँ की फीस बड़ी मोटी हो गई है, ख़ासतौर से निजी क्षेत्र के कॉलेजेस, विश्वविद्यालयों में। तो हमको फीस नियंत्रण से लेकर के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने तक हमको बहुत ही कड़ाई से निर्णय लेने पड़ेंगे, ताकि हमारे यहाँ से प्रतिभा पलायन ही नहीं, जो यहाँ रहने वाले युवा भी हैं, वो भी एक उच्च शिक्षित होकर, वाक़ई में उच्च शिक्षित होकर के एक अच्छे होनहार नागरिक बने, ज्ञानी नागरिक बने और अपने देश को के विकास में एक बहुमूल्य योगदान प्रस्तुत करें। ऐसी स्थिति हमको बनानी पड़ेगी। ये हमारी सरकारों को इस पे विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा, अगर हमको अपने देश को फिर से वही स्वर्ण युग वाला देश बनाने की स्थिति बनेगी, जहाँ पर कि एक से एक पंडित रहे हैं, एक से एक ज्ञानी पुरुष रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी देश को बड़े अच्छे-अच्छे ग्रंथ दिए, ज्ञान दिया है। जो आज भगवद गीता है, आपके रामायण है, ये सब जो हमारे जो ज्ञानी जो संत महात्मा रहे हैं, ज्ञानी पुरुष रहे हैं, उन्होंने अपनी बुद्धि से ही, अपने ज्ञान से ही वो चीज़ हम लोग निधि दे दी है, जिसको कि हम आज तक उसको हम पालन करते हैं, उसको हम मानते हैं। तो वही स्थिति आज फिर बनाइए, अगर ज्ञानवान लोगों को तैयार करके
अच्छी शिक्षा, अच्छे शिक्षित लोगों को तैयार करके ऐसी स्थिति बन सकती है, निश्चित रूप से बन सकती है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.